अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम विलियम शेक्सपियर के सबसे फेमस ट्रेजेडी प्ले हैमलेट के बारे में बात करेंगे। हैमलेट शेक्सपियर की वो ड्रामा है जिसमें सिर्फ एक प्रिंस की रिवेंज स्टोरी नहीं बल्कि इंसानी इमोशंस, फैमिली बेट्रेयल, गिल्ट, ओवर थिंकिंग और ज़मीर की खामोशी को दिखाया गया है। ये प्ले डेनमार्क के प्रिंस हैमलेट की कहानी है जो अपने वालिद की मौत के बाद एक ऐसी सच का सामना करते हैं जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि और भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। डियर स्टूडेंट्स, हैमलेट को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेजेडी होती ही क्या है, क्योंकि हैमलेट शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है। सो स्टूडेंट्स, ट्रेजेडी लिटरेचर की एक ऐसी जनरा है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो आमतौर पर नोबल या हाई पोजीशन रखता है अपनी किसी वीकनेस, मिस्टेक, फेट या सर्कमस्टेंसेस की वजह से सफरिंग और डाउनफॉल का शिकार हो जाता है। ट्रेजेडी का मकसद सिर्फ ऑडियंस को रुलाना नहीं होता बल्कि इंसान की ज़िंदगी की गहराई, उसकी वीकनेसेस, इमोशंस और मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझाना होता है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेजेडी के बारे में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनीशन ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने अपने फेमस बुक पोएटिक्स में दी। एरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। यानी ट्रेजेडी एक ऐसी सीरियस एक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है जो कंप्लीट हो और जिसका एक इम्पोर्टेंट पर्पस हो। यानी एरिस्टोटल के नज़दीक ट्रेजेडी का हीरो एक परफेक्ट इंसान नहीं होता, वो एक ऐसा इंसान होता है जो नोबल क्वालिटीज़ रखता है लेकिन उसमें एक वीकनेस होती है जिसे हमार्शा कहा जाता है और इसी वीकनेस की वजह से हीरो डाउनफॉल का शिकार हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजेडी ऑडियंस में पीटी और पेयर पैदा करता है। पीटी इसलिए कि हम हीरो के सफरिंग पर अफसोस महसूस करते हैं, जबकि फेयर इसलिए कि हम समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन किसी भी इंसान की ज़िंदगी में आ सकते हैं। और इसी इमोशनल इफ़ेक्ट को एरिस्टोटल ने कैथारसिस कहा, यानी इमोशंस का प्यूरिफिकेशन या रिलीज़। डियर स्टूडेंट्स, कैथारसिस पर मैं एक अलग वीडियो बनाकर उसे डिटेल में समझा दूंगी। और अब अगर हम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ की बात करें तो शेक्सपियर ने एरिस्टोटल के आइडियाज़ को फॉलो भी किया और उनमें अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड की। शेक्सपियर के नज़दीक ट्रेजेडी सिर्फ किंग्स और क्वींस की कहानी नहीं होती बल्कि हर इंसान के इमोशंस और स्ट्रगल्स की कहानी होती है। शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरोज़ अक्सर पावरफुल और रिस्पेक्टेड लोग होते हैं लेकिन उनके अंदर एक ह्यूमन वीकनेस होती है। मिसाल के तौर पर हैमलेट की वीकनेस उसकी ओवर थिंकिंग और इनडिसीजन है, जबकि मैकबेथ की वीकनेस उसकी एम्बिशन और पावर की डिज़ायर है। और इसी तरह ओथेलो की वीकनेस जेलसी है। यानी शेक्सपियर ये दिखाता है कि इंसान जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर उसकी वीकनेस कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो ट्रेजेडी का सबब बन सकती है। और इसी तरह फेमस शेक्सपियरियन क्रिटिक एसी ब्रैडले के मुताबिक शेक्सपियर के ट्रेजेडी का सेंटर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। उसकी नज़दीक शेक्सपियर का ट्रेजिक हीरो सिर्फ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं गिरता बल्कि उसके अपने कैरेक्टर की कोई क्वालिटी या वीकनेस उसके डाउनफॉल का सबब बनती है। जैसे हैमलेट की इंटेलिजेंस और डीप थिंकिंग उसके स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम शेक्सपियर के पर्पस को डिफाइन करें बिहाइंड ट्रेजेडी तो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ का मकसद ये नहीं कि वो सिर्फ सैडनेस क्रिएट करे बल्कि वो हमें इंसान की नेचर समझने का मौका देते हैं। उनके ट्रेजेडीज़ में हमें लव और हेटर्ड, एम्बिशन और ग्रीड, रिवेंज और फॉरगिवनेस एंड ट्रुथ और डिसेप्शन जैसे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस नज़र आते हैं। शेक्सपियर की हीरोज़ परफेक्ट नहीं होते, वो हमारी तरह इमोशंस रखते हैं, मिस्टेक करते हैं और स्ट्रगल फेस करते हैं और इसी वजह से उनकी ट्रेजेडीज़ 400 साल बाद भी रिलेवेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अब जब हम ट्रेजेडी का कंसेप्ट समझ चुके हैं तो हैमलेट को देखते हैं। हैमलेट एक प्रिंस है, एक इंटेलिजेंट और थाटफुल इंसान है, लेकिन उसकी एक्सेसिव थिंकिंग और मोरल कन्फ्यूजन उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। उसका स्ट्रगल सिर्फ क्लॉडियस ही नहीं बल्कि खुद अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से है। इसी इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हैमलेट शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ में शुमार होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम हैमलेट के प्लॉट को डिटेल में समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्ले की शुरुआत डेनमार्क के महल एल्सेनोर कैसल से होती है। रात के वक्त कुछ गार्ड्स एक अजीब घोस्ट देखते हैं
जो बिल्कुल पुराने किंग हैमलेट जैसा लगता है। वो इस घोस्ट को प्रिंस हैमलेट के दोस्त होरेशो को दिखाते हैं। होरेशो डिसाइड करता है कि वो हैमलेट को इस बारे में बताएगा। यहाँ ये बात नोट कर लीजिए कि किंग का नाम भी हैमलेट ही था और फिर उसकी बेटी यानी प्रिंस का नाम भी हैमलेट था। डियर स्टूडेंट्स, यह शेक्सपियर सस्पेंस क्रिएट करता है। घोस्ट सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी राज की निशानी है जो अभी सामने आना बाकी है। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कभी कोई पुरानी बात या छुपी हुई सच्चाई अचानक सामने आ जाती है और इंसान की पूरी सोच बदल जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि पुराने किंग हैमलेट की मौत के बाद उसका भाई क्लॉडियस नया किंग बन चुका है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि क्लॉडियस ने हैमलेट की मां क्वीन गर्ट्रूड से शादी कर ली है। हैमलेट अपनी मां की इस फैसले से बहुत हर्ट होता है। वो अभी अपने वालिद की मौत का गम मना रहा होता है, जबकि बाकी लोग जल्दी से नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ गए हैं। यानी शेक्सपियर हैमलेट के अंदर का दर्द दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रियल लाइफ में कभी कभी जब कोई इंसान किसी लॉस या प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है तो उसे लगता है कि दुनिया बहुत जल्दी आगे बढ़ गई है और उसके इमोशंस को कोई नहीं समझ रहा। और यही सिचुएशन अब हैमलेट के साथ भी है। और फिर एक रात घोस्ट हैमलेट के सामने आती है। घोस्ट बताता है कि वो उसका वालिद है और इसकी मौत नेचुरल नहीं थी, उसे क्लॉडियस ने जहर देकर कत्ल किया था। घोस्ट हैमलेट से कहता है कि तुम मेरा बदला लो। अब हैमलेट के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो अपने वालिद का बदला लेगा या नहीं। और यही से हैमलेट का इनर कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। डियर स्टूडेंट्स, शेक्सपियर यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाता है। अगर हमें किसी के खिलाफ सच पता चल जाए तो क्या हमें फौरन रिवेंज लेना चाहिए या सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस शॉकिंग सीन्स के बाद हैमलेट एक प्लान बनाता है। वो अपने आप को पागल दिखाना शुरू कर देता है। क्लॉडियस और पोलोनियस सोचते हैं कि शायद हैमलेट किसी इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से पागल हो गया है। पोलोनियस क्लॉडियस का पर्सनल एडवाइज़र है और पोलोनियस की बेटी ओपिलिया हैमलेट से मोहब्बत करती है, लेकिन पोलोनियस उसे हैमलेट से दूर रहने को कहता है और ओपिलिया अपने फादर की बात मान लेती है। यह शेक्सपियर फैमिली अथॉरिटी और पर्सनल फीलिंग्स की कन्फ्लिक्ट को शो करता है। आज भी कई लोग अपने पर्सनल चॉइसेस और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के दरमियान स्ट्रगल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हैमलेट सिर्फ घोस्ट की बात पर भरोसा नहीं करता। वो एक एक्टिंग ग्रुप को बुलाता है और उसे कहता है कि वो एक ऐसा ड्रामा परफॉर्म करे जिसमें एक किंग को उसका भाई जहर देकर कत्ल करते हैं। और जहर देने का तरीक़ा ये है कि जब किंग सोया हुआ हो तो उसका भाई उसके कान में जहर डाल दे। हैमलेट सोचता है कि अगर क्लॉडियस गिल्टी होगा तो उसका रिएक्शन सच बता देगा और ये हैमलेट के इंटेलिजेंस को शो करता है। डियर स्टूडेंट्स, रियल लाइफ में भी अक्सर हम किसी बात का फैसला एविडेंस देख कर करते हैं, सिर्फ एजम्पशंस पर नहीं। और हैमलेट भी अपने बात को प्रूव करने के लिए एविडेंस चाहते हैं, इसीलिए वो ये प्ले तरतीब दे देता है। प्ले के एक्ट 3 में हैमलेट के सबसे फेमस स्पीच आता है, टू बी और नॉट टू बी। यहाँ हैमलेट ज़िंदगी और मौत के बारे में सोचता है। वो कहता है कि ज़िंदगी दुखों से भरी है, लेकिन मौत के बाद क्या होगा ये अननोन है, इसीलिए इंसान मुश्किल ज़िंदगी को भी बर्दाश्त करता रहता है। स्टूडेंट्स, हैमलेट जब अपने आप से बातें करता है, अपने दिल और दिमाग की बात ऑडियंस के सामने रखता है, तो इस टेक्निक को सोलिलोक्वी कहते हैं। टू बी और नॉट टू बी एक्ट 3 सीन 1 के सबसे फेमस लाइन्स है। यह हैमलेट अपने आप से सवाल करता है, क्या ज़िंदा रहना बेहतर है या मर जाना। लेकिन ये सिर्फ मौत की बात नहीं कर रहा, ये इंसानी ज़िंदगी की दुख, तकलीफ़ और एग्जिस्टेंस के बारे में एक फिलोसॉफिकल सवाल है। उस वक्त हैमलेट अपने वालिद के कत्ल से दुखी है, माँ की दूसरी शादी से दिल शिकस्ता है, क्लॉडियस से बदला लेना चाहता है और हर तरफ दुख और करप्शन देख रहा है। वो सोचता है कि क्या ज़िंदगी की तमाम दुख बर्दाश्त करना बेहतर है या मौत के ज़रिए सबसे छुटकारा पा लेना। फिर वो खुद ही जवाब ढूंढने लगता है। हैमलेट कहता है कि अगर मौत के बाद सिर्फ सुकून होता तो शायद हर इंसान अपने प्रॉब्लम से बचने के लिए मौत को चुन लेता। लेकिन मौत के बाद क्या होगा, जन्नत होगी, जहन्नम होगी या कोई अननोन दुनिया होगी। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से इंसान ज़िंदा रहता है और मुश्किलात का सामना करता है। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम हुज बॉर्न नो ट्रैवलर रिटर्न्स। इसका मतलब ये है कि मौत एक ऐसा अनजाना मुल्क है जहाँ से कोई वापस आकर हमें नहीं बताता कि वहाँ क्या है।
اسی لیے انسان موت سے گھبراتا ہے۔ یہاں شیکسپیئر یہ نہیں دکھا رہا ہے کہ ہیملٹ مرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ یہ دکھاتا ہے کہ ہر انسان کبھی نہ کبھی زندگی کے مشکل سوالوں کا سامنا کرتا ہے۔ ہم دکھ برداشت کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں فیوچر کی علم نہیں ہوتا۔ ہماری کانشیسنس یعنی ضمیر اور فیئر آف دا اننون ہمیں جلد بازی سے روک دیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج بھی جب انسان بہت زیادہ سٹریس، فیلیئرز یا ایموشنل پین سے گزرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے بارے میں گہری سوچ میں چلا جاتا ہے۔ ہیملٹ کا ٹو بی اور ناٹ ٹو بی اس یونیورسل ہیومن ایکسپیرینسز کو بیان کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ اسپیچ 400 سال بعد بھی دنیا بھر میں پڑھی اور سمجھی جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہیملٹ کا ڈرامہ پرفارم ہوتا ہے۔ جب قتل والا سین آتا ہے، کلاڈیس ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ڈرامہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ہیملٹ سمجھ جاتا ہے کہ گوسٹ سچ کہہ رہا تھا۔ اب اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ہیملٹ کو کلاڈیس کو اکیلا دعا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ اسے مار سکتا تھا لیکن رک جاتا ہے۔ ہیملٹ سوچتا ہے کہ اگر کلاڈیس دعا کرتے ہوئے مرے گا تو شاید اس کی روح بچ جائے۔ یہاں ہیملٹ کی پرسنالٹی سامنے آتی ہے۔ وہ صرف ریونج مشین نہیں ہے، وہ مورل کوسچنز بھی سوچتا ہے۔ اور ایک دوسری سین میں ہیملٹ اپنے ماں گرٹروڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ پولونیس پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے کیونکہ پولونیس کو کلاڈیس نے ہیملٹ پر نظر رکھنے کا ٹاسک دیا ہوتا ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ ہیملٹ سچ میں پاگل ہے یا وہ صرف ناٹک کر رہا ہے، جبکہ ہیملٹ اسے کلاڈیس سمجھ کر مار دیتا ہے۔ یہ ایکسیڈنٹ پلے کو اور ٹریجک بنا دیتا ہے، اور یہ سین اور ٹریجڈی ہمیں یہ لائف لیسن دیتا ہے کہ غصے اور جلد بازی میں لیا گیا ڈیسیژنز کبھی کبھی ایسا نقصان کر دیتا ہے جس کا واپس آنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایکٹ 4 میں کلاڈیس ہیملٹ سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ وہ ہیملٹ کو انگلینڈ بھیجنے کا پلان بناتا ہے تاکہ اسے سیکریٹلی مروایا جا سکے، لیکن ہیملٹ اپنے انٹیلیجنس سے اس پلان کو فیل کر دیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اوفیلیا اپنے فادر پولونیس کی ڈیتھ کی وجہ سے مینٹلی بریک ڈاؤن کر جاتی ہے۔ اس کا کریکٹر دکھاتا ہے کہ ایموشنل ٹراما انسان کو اندر سے کتنا افیکٹ کر سکتا ہے۔ پولونیس کا بیٹا لیئرٹیز واپس آتا ہے اور اپنے فادر کے ڈیتھ کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ کلاڈیس اس کے غصے کو یوز کرتا ہے اور ہیملٹ کے خلاف پلان بناتا ہے۔ یہاں شیکسپیئر یہ دکھاتا ہے کہ پاورفل لوگ اکثر دوسروں کے ایموشنز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایکٹ 5 میں ہیملٹ گریو یارڈ جاتا ہے۔ وہاں وہ ایک اسکل دیکھتا ہے اور ریئلائز کرتا ہے کہ موت کے سامنے سب انسان برابر ہے، چاہے کوئی کنگ ہو یا عام انسان، سب کو موت کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح پلے کی اینڈنگ میں ہیملٹ اور لیئرٹیز کے درمیان فینسنگ میچ ہوتا ہے۔ لیئرٹیز کی سوارڈ پر پوائزن لگا ہوتا ہے جو کہ کلاڈیس نے لگایا ہوا ہے، اور کلاڈیس نے پوائزنڈ ڈرنک بھی تیار کی ہوتی ہے، لیکن پلان الٹا ہو جاتا ہے۔ کوئین گرٹروڈ غلطی سے پوائزن ڈرنک پی لیتی ہے اور مر جاتی ہے۔ لیئرٹیز بھی زخمی ہوتا ہے اور سچ بتا دیتا ہے۔ ہیملٹ کلاڈیس کو مار دیتا ہے لیکن خود بھی پوائزن کی وجہ سے مرنے لگتا ہے۔ اپنے موت سے پہلے ہیملٹ ہوریشو سے کہتا ہے کہ وہ اس کی کہانی دنیا کو بتائے، اور اسی طرح اس پلے کی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ٹریجک پلے ہے اور ہر ٹریجک پلے کی اینڈنگ مین کیریکٹر کے ڈیتھ سے ہوتی ہے، اور اسی طرح اس پلے میں بھی ہیملٹ مر جاتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہیملٹ صرف ریونج کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو سچ، جسٹس اور اپنے ایموشنز کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ شیکسپیئر نے ہیملٹ کے ذریعے ہمیں دکھایا کہ اوور تھنکنگ انسان کو ایکشن سے روک سکتی ہے، ریونج اکثر ڈسٹرکشن لاتا ہے، گلٹ انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، اور سچ آخر میں سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہیملٹ آج بھی دنیا کے سب سے امپورٹنٹ لٹریری ورکس میں شمار ہوتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہیملٹ پلے کی سمری۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو پلیز اس لیکچر کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔